हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश और सूडो कोड के बारे में पढ़ेंगे। ये भी स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक्स के ही पार्ट हैं। इससे पहले हमने डीएफडीज पढ़ी थी, डेटा डिक्शनरीज पढ़ी थी, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल्स हमने पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्या होता है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर और सूडो कोड क्या होता है। तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की अगर आप बात करें तो इट इज समवॉट लाइक सिमिलर टू योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक अ पास्कल. It does not have any strict syntax rule as a programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो आपके सिंटेक्स रूल, सिमेंटिक रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है। बट स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में आपको कोई स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल्स नहीं होते। यू जस्ट राइट इन सम इंग्लिश, इन सम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश स्टेटमेंट्स टू complete the solution for your specific problem. So here intention is to give the precise description of a process. So structured English description should be understandable to the user. यूजर देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के डिस्क्रिप्शन है दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर. मीन्स इफ यूजर इज नॉट फैमिलियर टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देन वी विल राइट सम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश प्रोग्राम which is easily understandable by user because they will follow some English statements, some set of English statements that are easily understandable by the end user. तो ये एग्जाम्पल लेते हैं. ये मैंने सेम ही एग्जाम्पल लिया है जो हमने डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल में देखा था, जहां हमें कस्टमर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड कराना था अकॉर्डिंग टू दी परचेसिंग. तो हमने क्या देखा था कि इफ कस्टमर्स पेज एडवांस, अगर कस्टमर एडवांस पे करता है देन उसको क्या दे दो, गिव 5% डिस्काउंट. तो देखो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश फॉर्मेट है. आपने सिर्फ इंग्लिश के स्टेटमेंट्स यूज करें, यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई सिंटैक्स आप वैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं. देन गिव 5% डिस्काउंट. इफ देखो ये तो C1 कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है, ये वाली, ठीक है. ये जो फर्स्ट ये वाले स्टेटमेंट से ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, ये वाली कंडीशन. नेक्स्ट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम C2 को चेक कर रहे थे. C2 को क्या चेक कर रहे थे, एल्स में जाएंगे. इफ परचेस अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000. सो इफ परचेस अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 देन अगर ये ट्रू होती है तो हम जाएंगे C3 कंडीशन पे. C3 कंडीशन में हम चेक करेंगे इफ द कस्टमर इज अ रेगुलर कस्टमर. अगर कस्टमर रेगुलर कस्टमर है तब तो उसको 5% डिस्काउंट दे देंगे, एल्स नो डिस्काउंट. और उसके अलावा क्या हो सकता है, अगर परचेस अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 नहीं हुआ तो फिर हम एल्स में जाके यहाँ पे नो डिस्काउंट दे देंगे. ओके और क्या हो सकता है, अदरवाइज कंप्लीटली ये कंप्लीट हो जाएगा. और अगर कस्टमर इसमें यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा, एल्स नो डिस्काउंट. अगर कोई भी चीज नहीं, ये वाला नो डिस्काउंट तो किसका आ गया कि अगर आपका परचेस अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है लेकिन कस्टमर रेगुलर कस्टमर नहीं है तो भी कोई डिस्काउंट नहीं देना. और अगर परचेस अमाउंट ही आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 नहीं है तो आप यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं देंगे. तो हमने क्या करा, जो हमारा ये डिसीजन ट्री था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश फॉर्मेट में जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है बाय द यूजर. सो इट इज बेस्ट व्हेन सीक्वेंसेस एंड लूप्स इन अ प्रोग्राम मस्ट बी कंसीडर्ड एंड द प्रॉब्लम नीड सीक्वेंसेस ऑफ एक्शंस विद डिसीजन. तो जब आपके पास सीक्वेंसेस और लूप्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर तब आपके स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है. एंड बिकॉज इट डज नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट सिंटैक्स रूल्स एंड इट एक्सप्रेसेस ऑल द लॉजिक्स इन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंशियल डिसीजन स्ट्रक्चर्स एंड द इटरेशन. तो जो इटरेशंस वाले अगर आपकी सिचुएशंस आती हैं, लूप्स की कंडीशंस आती है प्रोग्राम के अंदर तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर आप एक कोई सिंटैक्स रूल, आपका स्ट्रिक्ट सिंटैक्स रूल नहीं है और आप एक सीक्वेंशियल डिसीजन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे देखिए ये एग्जाम्पल लिया है मैंने लूप के लिए कि अगर आपको स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लेनी है वाइल लूप का तो वाइल लूप के लिए हमने क्या करा, एक सिंपल कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू दी डेवलपर टीम और जो भी सिस्टम एनालिस्ट टीम जो भी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को बना रहे हैं उनके बेसिस पे ही इसको डिसाइड किया जाता है. तो यहाँ पे आप देखिए जैसे हमें वाइल कंडीशन लगानी तो वाइल कंडीशन डू मतलब ये स्टेटमेंट करो अगर कंडीशन ट्रू होती है और फिर लूप को एंड कर दो. जैसे आपको मार्क्स कैलकुलेट करने तो आपने सिंपल करा कि अगर कुछ वाइल जब तक कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स बच रहे हैं तब तक उन स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स को रीड करो, ठीक है, उनमें से कंप्यूट करो टोटल मार्क्स को, उनकी क्लास फाइंड करो और राइट कर दो टोटल मार्क्स, क्लास और रोल नंबर क्या है उन इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का और लास्ट में लूप को एंड कर दो. ये कब तक करते रहना है, जब तक कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स में डेटा रखा है. ओके तो इसलिए हम लिखते हैं कि इट इज बेस्ट यूज्ड व्हेन सीक्वेंसेस एंड लूप्स इन अ प्रोग्राम मस्ट बी कंसीडर्ड एंड द प्रॉब्लम नीड सीक्वेंसेस ऑफ एक्शंस विद द डिसीजंस.
नेक्स्ट जो आपका होती है टेक्निक वो होती है हमारी सूडो कोड। सूडो कोड आई होप सबने लिखे भी होंगे, क्योंकि मोस्टली हम लोगों के इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, हमारे एल्गोरिथम्स होती हैं जिसके अंदर हम सूडो कोड्स लिखते हैं, जो एल्गोरिथम का एक लाइक फॉर्मेट वर्जन होता है आपका सूडो कोड। तो सूडो कोड कोई एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंफर्म नहीं करता है, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस द लॉजिक्स इन अ प्लेन इंग्लिश, ओके, also expresses the logic in a plain English. So it may specify the physical programming logic without actual coding during and after the physical design. What it said, it may specify the physical programming logic without actual coding during and after the physical design. It is used in the conjunction with the structured programming, okay, and it replaces the flowcharts of a program. So it replaces the flowcharts of a program in a pseudo code, and basically it specifies the physical programming logic without actual coding, okay. So what we can say about the pseudocode? It is a mixture of a natural language and your high level programming language. It is a mixture of a natural language and a high level programming concepts that describes the main idea behind a generic implementation of a data structure or algorithm. जो भी आपने algorithm बनाई है उस algorithm का जब आप pseudocode convert करते हो तो pseudocode जो होता है वो क्या होता है, ये mixture होता है आपका जो natural language means like suppose English. So natural language and the mixture of the high level programming concepts, जिससे क्या होता है pseudo code define करता है जो भी main idea है आपका generic implementation का उसको। तो यहाँ पे कई सारे आप चीजें यूज कर सकते हो, जैसे देखो एक्सप्रेशन यूज स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सिंबल्स टू डिस्क्राइब। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमें कोई एक्सप्रेशंस डिफाइन करने होते हैं तो हम मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे कोई वैल्यू हमको असाइन करनी है किसी वेरिएबल में तो हम ये यूज कर सकते हैं एक्स this and this, that means 5 is assigned to x। इसी को अगर आप प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करोगे तो जावा के अंदर हम इसको इक्वल टू लिखते हैं x is equal to 5, yes। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज करते हो आपके जो भी एक्सप्रेशंस है उनको डिस्क्राइब करने के लिए। इसी तरीके से अगर आपको चेक करना है कि दो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं, तो जैसे सपोज वी वांट टू चेक इफ x is equal to y, तो इस तरह से चेक किया जाता है। जबकि अगर इसको आप प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाता है, इक्वल इक्वल्स, यस, एक्स इज इक्वल इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो सूडो कोड से आपको क्या हेल्प मिल जाती है, एक जेनरिक इंप्लीमेंटेशन मिल जाता है कि आपका कैसे डेटा फ्लो करेगा, डेटा प्रोसेस कैसे होगा, उसका इंप्लीमेंटेशन आपको सूडो कोड की हेल्प से मिल जाता है। और ये डेवलपर को काफी हेल्प करता है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए। एंड प्लस दिस इज इंडिपेंडेंट टू योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अगर आपके ये अडेप्टेबल भी होगा, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट है तो अगर आपके पास सूडो कोड गिवन है और डेवलपर टीम को सूडो कोड अवेलेबल है तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स वहां पे बना सकते हैं फॉर दी इम्प्लीमेंटेशन। इसी तरीके से मेथड का अगर डिक्लेरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, जो भी एल्गोरिथम का नेम है और जो भी पैरामीटर्स उसको रिक्वायर्ड है वो आप रख देंगे पैरेंथेसिस में। देन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स अगर हम देखें तो अगर डिसीजन स्ट्रक्चर्स यानी इफ एल्स यूज करना है तो इफ लिया, फिर उसमें स्टेटमेंट्स लिखी, देन इफ के बाद यहाँ कंडीशन लिखी, देन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में जाके एल्स वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया। व्हाइल लूप की अगर बात करें तो व्हाइल जो भी कंडीशन है वो, और यहाँ पे डू में वो स्टेटमेंट्स को लिख दिया जो हमें एग्जीक्यूट करनी है। रिपीट लूप्स अगर यूज करना है तो रिपीट जो भी वैल्यूज को करना है कब तक, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। फॉर लूप की अगर बात करें तो फॉर, यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो, और डू में यहाँ पे स्टेटमेंट्स। एरे इंडेक्सिंग की बात करें तो एरे के लिए जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो, और जो भी इंडेक्स यूज करनी है दैट मीन्स आई, ओके। कॉल अगर करना है तो ऑब्जेक्ट का मेथड प्लस उसके जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने हैं, और रिटर्न अगर आपको करना है तो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो सूडो कोड डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम कंक्लूड करें कि क्या रूल्स होंगे सूडो कोड के, तो राइट ओनली वन स्टेटमेंट पर लाइन, कैपिटलाइज द इनिशियल कीवर्ड, इंडेंट टू शो हियरार्की। इंडेंट मींस कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपने यहाँ लिखी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक इंडेंशन दे दीजिए, जिससे पता चले कि ये जो कोड है ये इस वाली लाइन के इंक्लूड है। और जैसे अगर फिर वापस यहाँ इंडेंशन क्लोज किया, इसका मतलब ये एक ब्लॉक ऑफ कोड कंप्लीट हो गया और फिर आपने नया यहाँ पे कोड स्टार्ट कर दिया। तो इंडेंशन यूज करनी जैसे हम पाइथन में यूज करते हैं। एंड द मल्टीलाइन स्ट्रक्चर्स एंड कीप स्टेटमेंट्स लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप सूडो कोड बना रहे हैं दैट शुड बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, सो दैट शुड बी अडेप्टेबल। तो देखो जैसे कोई एल्गोरिथम है आपके पास, यहाँ पे सपोज एक एल्गोरिथम है जिसमें आपको दो नंबर्स ऐड करने हैं n एंड m।
ओके, 2 नंबर्स को ऐड करना है तो पहले एल्गोरिथम आप कैसे लिखोगे, स्टार्ट और एंड लिखते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट से करते हैं स्टार्ट इसको, देन एंटर द 2 नंबर्स इन द वेरिएबल एन एंड एम। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश हो गई। सम देम एंड सेव द रिजल्ट इन द वेरिएबल एस एंड आउटपुट द रिजल्ट एस। अब इसी को अगर हम सूडो कोड में कन्वर्ट करें तो सूडो कोड में कैसे कन्वर्ट होगा, स्टार्ट, आपको 2 नंबर्स एंटर करवाने तो आप सिंपली लिखोगे इनपुट एन एंड एम। ओके, वैल्यूज असाइन करनी है यहाँ पे, तो एस इज इक्वल टू एन प्लस एम। ओके, आउटपुट द रिजल्ट एस, आउटपुट दिखाना है तो डिस्प्ले एस। तो देखो कितना इजी हो जाता है। एल्गोरिथम में आप पूरा एक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में लिखते हो, जबकि सूडो कोड में आप कुछ कीवर्ड्स यूज कर लेते हो, जिससे कि क्या होता है, बट दैट कीवर्ड शुड बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एंड दैट विल मेक इट सिंपलियर टू इजीली अंडरस्टैंड। इसी तरीके से आप ये देखिए एल्गोरिथम ये हो गई। अभी जैसे मैंने समझाया, एल्गोरिथम में आपका स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश यूज हो रहा है, सूडो कोड में आप कुछ की टर्म्स यूज करके उस स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को एक मिक्सचर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड योर हाई लेवल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट करते हो। और ये सब करने से पहले हम जैसे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये फ्लो चार्ट सबसे पहले हमारे पास बनता है। सपोज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है वो है टू सम ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स का सम करना है, तो उसका फ्लो चार्ट यहाँ बनाया। स्टार्ट से स्टार्ट किया, इनपुट ली वैल्यू ऑफ ए, input value of b, perform sum is equal to a plus b, and then print sum. Now we will convert this flowchart into algorithm. So how algorithm works, start, input first number says a, input second number says b, perform sum is equal to a plus b, display sum and stop. Then if we want to convert this in pseudo code, then we will start begin. यहाँ पे देखो इंडेंशन दिया है क्योंकि ये इस एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इनपुट ए, इनपुट बी, कंप्यूट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट सम, एंड लास्ट में एंड। तो दिस इज योर सूडो कोड। तो यहाँ तक हमारे थे स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की जो भी टेक्निक्स थी, कौन से टूल्स आपको यूज करने चाहिए, कैसे यूज होते हैं, उन टूल्स की क्या एडवांटेजेस है, किस तरीके से हम टूल्स को यूज करते हैं, डिफाइन करते हैं, ये हमने अभी तक डिस्कस किया। नाउ हियर वन इज द गाइडलाइन फॉर सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट टूल अकॉर्डिंग टू योर प्रपोज्ड सिस्टम। की आपको कौन से ऐसा नहीं है कि सारे टूल्स आपके हर सिस्टम के अंदर यूज होते हैं, तो इट इज अ बेटर प्रैक्टिस कि हाउ वी विल सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टूल फॉर द proposed system or for the requirements. So see, first is use the DFD at high or low level analysis for providing the good system documentation. See, as we see, we have a level of DFDs like 0 level, 1 level, 2 level, which give the from overview of the project to the detailed view of the project. So we can use the DFD when we need to represent a high level and low level analysis of the proposed system for the providing system good system documentation. Next is your data dictionary. Data dictionary is used to simplify the structure for the meeting the data requirements of the system. क्योंकि डेटा डिक्शनरी में आपका मेटा डेटा स्टोर होता है, तो डेटा डिक्शनरी आप तब यूज कर सकते हो जब आपको रिक्वायरमेंट मीट करवानी है आपके डेटा रिक्वायरमेंट्स को आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के साथ। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कब यूज होगी, जब बहुत सारे लूप्स होंगे या एक्शंस होंगे और वो कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स लूप्स और कॉम्प्लेक्स एक्शंस अगर आप यूज कर रहे हो तो उस केस में हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। इसके बाद है डिसीजन टेबल्स हम कब यूज करेंगे, जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ कंडीशंस है टू चेक एंड लॉजिक इज कॉम्प्लेक्स, लॉजिक कॉम्प्लेक्स है और अगर आपके पास कंडीशंस जो है वो लार्ज नंबर के अंदर इंक्लूड है तो हम यूज करेंगे डिसीजन टेबल। डिसीजन ट्री कब यूज करेंगे, व्हेन सीक्वेंसिंग ऑफ कंडीशन इज इंपॉर्टेंट एंड इफ देयर आर अ फ्यू कंडीशन। ये ध्यान रखना, डिसीजन टेबल कब यूज होती है, जब कंडीशंस लार्ज नंबर में होती है और लॉजिक कॉम्प्लेक्स होता है। डिसीजन ट्री कब यूज होता है, जब सीक्वेंसिंग ऑफ कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, जो सीक्वेंसिंग है वो मैटर करती है, प्लस कंडीशंस जो होती हैं वो वेरी फ्यू होती हैं। ठीक है, वाई, क्योंकि एक ये हॉरिजॉन्टल मैनर में इंक्रीज करता है, तो अगर आपके पास कंडीशंस बहुत ज्यादा होंगी तो डिसीजन ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं डिसीजन टेबल। लेकिन अगर आपके पास कंडीशंस बहुत कम है और आपका सीक्वेंसिंग मैटर कर रहा है तो उस केस में हम यूज करेंगे डिसीजन ट्री। तो दीज आर सम गाइडलाइंस टू selecting the appropriate tool for your proposed system and for your requirements. So that's it for the structured analysis. हमने सारे जितने भी possible tools होते हैं वो हमने यहाँ पे पढ़े, डिस्कस करे, जो भी important है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। So I hope आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।